हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की नेक्स्ट एग्ज़ाम जुलाई में होने वाली है। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से पास करने के लिए हमें टू द पॉइंट रहना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सीटेट जो है वो हमेशा जो है लकीर का फ़कीर है, जो हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो आज हम सीडीबी के सिलेबस को गो थ्रू करेंगे अच्छे से। ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है। अब सीडीपी में कुछ भी जो भी नया जुड़ा हो, जो भी है, तो आज हम हिंदी में डिस्कस करेंगे सीडीपी का बाल विकास का पूरा सिलेबस। ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके आएंगे 30 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है बाल विकास। कौन सा टॉपिक आता है? सबसे पहले आता है बाल विकास। इसमें मतलब इसको अलग अलग बांट रखा है, आप देख लीजिए, अलग अलग सेशन में इसको बांट रखा है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो है बाल विकास के आएंगे 15 क्वेश्चन। जो बाल विकास पूरा है इसमें हम एक एक कर सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे कि कहाँ से मतलब क्या क्या इसमें कवर किया गया बाल विकास में। 15 क्वेश्चन इसी के आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, इसके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो हम 1 बाय 1 करके डिटेल में आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बाल विकास। ठीक है। बाल विकास में क्या है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। सबसे पहले आता है विकास की अवधारणा। क्या आता है? विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा। ठीक है। तो विकास की अवधारणाएं और सीखने के साथ इसका संबंध, जैसे विकास क्या है, जैसे विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, उसका अधिगम या सीखने के साथ क्या संबंध है। तो क्योंकि ये मैं आगे पढ़ाऊंगी विकास की अवधारणा में, और भी विकास की जो परिभाषाएं अवधारणाएं दी गई है मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है, और विकास की मतलब क्या है, और आगे जैसे विकास बराबर होता है परिपक्वता गुणित अधिगम। ठीक है। परिपक्वता और जैसे हम मैच्योरिटी और हम जो सीखते हैं उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो विकास के बराबर होता है, डेवलपमेंट के बराबर। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बच्चों के विकास के सिद्धांत। जैसे विकास के भी बहुत सारे सिद्धांत है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे विकास अग्रगामी है या पश्चगामी है, विकास रेखिक होता है या वर्तुलाकार होता है, सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये सारे विकास के सिद्धांतों में आते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी हम जानेंगे बच्चों के विकास पर। ठीक है। इनका आपस में क्या संबंध है, क्या आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है या पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है, या इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विकास पे, ये जानेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे। ठीक है। सामाजिकरण की प्रक्रिया, बच्चे जिस सामाजिक दुनिया में रहते हैं तो कैसे वो समाज से सब कुछ सीखते हैं, उनमें शिक्षक, माता पिता और सहकर्मी का कितना योगदान होता है, कैसे वो सामाजिकरण उनके द्वारा सीखा जाता है। जैसे शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा हो तो बच्चा कैसा निकलेगा, उसके सहकर्मी कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, माता पिता का व्यवहार कैसा है। जैसे माता पिता में भी अलग अलग टाइप के आते हैं। कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स होती है, जैसे असंबद्ध होती है, कुछ सत्तावादी टाइप के होते हैं, अपने ही चलाते हैं। कुछ आधिकारिक होते हैं जो अधिकार के टाइम पे अधिकार दिखाते हैं, मतलब कभी अच्छा भी रखते हैं, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। अभी बस सिलेबस ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब चौथा पॉइंट है, सॉरी 5th पॉइंट है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, संरचनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ये तीनों इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पियाजे, वाइगोत्स्की और
कोलबर्ग। ठीक है, ये तीनों मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन पे बिल्कुल फोकस रखिएगा। ठीक है, पियाजे जो कि संज्ञानात्मक विकास जिन्होंने दिया था, कोलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, और वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। इनका जो संरचनात्मक जो कंस्ट्रक्टिविज्म है और आलोचनात्मक, मतलब इनका क्या दृष्टिकोण है, किसने क्या कहा है, इनका जो थ्योरीज है वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड रहता है ये, कैसे बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर पढ़ाना चाहिए, बच्चों पर ही फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है बुद्धि के निर्माण की आलोचनात्मक अवधारणाएं। जैसे बुद्धि के निर्माण की बहुत सारी अवधारणाएं दी है, तो क्या क्या अवधारणाएं, बुद्धि का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसे। नेक्स्ट आता है बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि ये किसके द्वारा दी गई, तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई है। इसमें कितने आयाम बताए, कितने फैक्टर्स बताए बुद्धि के, इसमें 9 बताए, 7+1+1, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाषा और विचार। भाषा और विचार, कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है जैसे कि पहले भाषा आई, कुछ का कहना है पहले विचार आए, और इनमें कैसे क्या हुआ ये सब हम पढ़ेंगे। जैसे चॉम्स्की नाम सुना होगा आपने, मनोवैज्ञानिक चॉम्स्की का, जो जिन्होंने कहा था कि बच्चों के पास एक जन्मजात भाषा का यंत्र है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, लिंग भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। ठीक है, जैसे सामाजिक संरचना के रूप में लिंग को कैसे जानते हैं, है ना, जैसे जेंडर, ये जेंडर की बात कर रहा है, ना कि सेक्स की बात कर रहा है। ये हम जेंडर और सेक्स में अंतर होता है, ये हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, ये जब टॉपिक पढ़ेंगे मैं अच्छे से इसको क्लैरिफाई करूँगी, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका एमपी-टेट की परीक्षा में भी पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे भी। अब जैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, रूढ़िवादिता रहती है कहीं, ठीक है, तो ये देखा जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि घर का काम लड़कियां करेगी और इंजीनियर लड़के बनेंगे, तो ये जो है ये स्कूल शिक्षा से किसे ऐसे दूर किया जा सकता है शैक्षिक अभ्यास के द्वारा, ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद आता है अधिगमकर्ताओं के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझाना। अधिगमकर्ता का मतलब यहाँ पे लर्नर्स से, किससे, लर्नर्स से, जो सीखते हैं उनसे। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, तो अधिगमकर्ता मतलब लर्नर्स के बीच व्यक्तिगत अंतर, जैसे इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस रहते हैं वो उनका भाषा के आधार पर, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना। जैसे हमें एक समावेशी कक्षा का निर्माण करना, जिसमें अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय, भाषा आदि लोग आते हैं, पर उनके अंतर को समझकर हमें पढ़ाना है, उनको कैसे उनके अंतर को समझना है, ये हम इसमें जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़, तो दूसरा पॉइंट है सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन के बीच अंतर, है ना। सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है। ठीक है, जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कब किया जाता है, ये जब सीखने के दौरान किया जाता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जैसे सीखने का आकलन जो है, सीखने का आकलन कब किया जाता है, जब हम लास्ट में एग्ज़ाम देते हैं या हमने क्या सीखा है ये जानना हो। तो स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन दृष्टिकोण एवं अभ्यास, है ना, ये सीसी की बात कर रहा है, कहीं की बात कर रहा है, सीसीई की बात, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात कर रहा है ना, जो लगातार हम सीखते रहते हैं
और व्यापक रूप से सीखने की बात कर रहा है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या क्या होता है, स्कूल आधारित क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अधिगमकर्ता, मतलब लर्नर्स, जो सीखने वाले। अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उचित प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए और अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन करने के लिए क्या करना, अधिगमकर्ता मतलब लर्नर्स की क्या तैयारी का स्तर है, इसका आकलन करने के लिए हमें कुछ उचित प्रश्न बनाना, कैसे प्रश्न तैयार किया जा सकते हैं, इसके बारे में हमसे पूछे जाएंगे। कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाने के लिए कक्षा में बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे मतलब कैसे प्रश्न पूछे, कैसे आलोचनात्मक चिंतन उनका बढ़ाएं, ऐसे प्रश्न कैसे पूछे जाएं उनसे, ठीक है। तो ये उनकी जो थिंकिंग है वो अब सारी भी हो, अभिसारी भी हो, है ना। तो इस टाइप से हमें उनसे ऐसे प्रश्न भी पूछने, अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन करने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या सीखा, उनकी क्या उपलब्धियां हुई, ये अभी हम जानेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया एक पॉइंट, ये जिससे हमें आएंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न। अब दूसरा पॉइंट आता है, उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे पूछे जाएंगे 5 प्रश्न। इससे समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ठीक है। तो इसके भी हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला है वंचित वर्ग सहित अलग अलग पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, ठीक है। जो कि वंचित वर्ग के बच्चे जो रह जाते हैं और अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए, तो उनको संबोधित करना, उनको एक साथ कैसे हम पढ़ा सकते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं करना है हमें। सीखने में दूसरा पॉइंट है सीखने में कठिनाइयाँ, क्षति या हानि वाले बच्चों की आवश्यकता को संबोधित करना, ठीक है। बच्चे जो सीखते हैं उनमें कठिनाई आती है बच्चों को, तो उनकी आवश्यकता को संबोधित करना। तीसरा है प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम अधिगमकर्ताओं को संबोधित करना। अब ये भी एक है प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम, जो कि कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्लास में अबाव एवरेज रहते हैं, एक्सीलेंट रहते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है और वो कैसे हैं उनको संबोधित करना है। वो क्लास में बोर ना हो, उनके लिए क्या ऐसे विशेष पढ़ाना चाहिए ताकि हम ना तो उनको वो बोरियत महसूस ना करें और वो भी अच्छा सीखें। उस हिसाब से आगे हमें जानेंगे एक एक करके। अब हमारा तीसरा पॉइंट है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, लर्निंग एंड पेडागोजी, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल हो जाते हैं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, ये हमें जानना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करना चाहता हर एक बच्चा, तो वो सफलता हासिल करने में ऐसी क्या रुकावटें आ जाती है, क्या हो जाता है कि वो असफल हो जाता है। कभी कभी उसका मानसिक स्तर होता है, कभी उसका इमोशनल स्तर होता है, या फिर कभी उसको जो पढ़ाया जाता है उसके लेवल से बाहर चला जाता है। इस टाइप की बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, तो ये हम जानेंगे आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का सामाजिक संदर्भ, ठीक है। क्या पॉइंट है, चलो डिस्कस कर लेते इसको थोड़ा सा। शिक्षक और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, जैसे एक शिक्षक के साथ बच्चे सीखते हैं तो उनकी जो बुनियादी प्रक्रिया बेसिक जो रहती है प्रोसेस, वो क्या रहती है, बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ, बच्चे कैसे कैसे सीख सकते हैं, वो स्ट्रेटेजीज हमें बनानी है। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे समाज से भी कुछ सीखते हैं, और सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना जैसे खेल के मैदान में बच्चों को ले जाके सिखाना, गतिविधियों के माध्यम से सिखाना, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, एक समस्या समाधान करता, यहाँ करता नहीं है, यहाँ है करता,
ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कर्ता। ठीक है, जैसे एक समस्या समाधान कर्ता के रूप में कर्ता, और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा। जैसे बच्चे के सामने ऐसी समस्या उत्पन्न करनी है हमें कि उसे वो क्या सॉल्यूशन निकालता है उसका, और वैज्ञानिक अन्वेषण का मतलब है कि बच्चा खोज करे किसी चीज़ की। ठीक है, उसका जो स्तर है माइंड का, वो हमें वहाँ तक ले जाना है कि वो वैज्ञानिक अन्वेषण करे, उसकी खोज करे। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से, कि समस्या की जड़ तक जाए किसी भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की त्रुटियों को महत्वपूर्ण कदम समझना। अब बच्चे जो सीखते हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं क्या हो सकती है, जैसे बच्चे किसी एक अवधारणा से नहीं सीख पा रहे तो वैकल्पिक अवधारणाएं क्या हो सकती है बच्चों के सीखने में। और सीखने की प्रक्रिया में बच्चा त्रुटि करे उस पर फोकस करना चाहिए कि बच्चा त्रुटि करे, कोई दिक्कत नहीं है ना, त्रुटि जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा बच्चा सीखेगा। ठीक है, इसको एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हमें लेना, ना कि बच्चों की गलती मानकर उसे डांटना है या ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डिटेल से हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब उसके बाद आता है अनुभूति यानी संज्ञान और भावनाएं। संज्ञान और भावनाओं से क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अभिप्रेरणा और सीखना। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का सीखने से क्या संबंध है, और ये मोटिवेट करने से क्या क्या लाभ होते हैं ये भी हम जानेंगे। ठीक है, अब लास्ट है सीखने में योगदान देने वाले व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक। ठीक है, सीखने में कौन कौन से कारक योगदान देते हैं, है ना, वो हम जानेंगे कि व्यक्तिगत रूप से अगर हम उसे मोटिवेट करें, या पर्यावरणीय कारक क्या क्या हो सकते हैं, उसका वातावरण कैसा हो जहाँ वो सीख सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जैसा कि अभी हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, इसमें 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जैसे मैं एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे विकास का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, इसके नीचे ही मैं PDF फॉर्म में आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगी जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसमें मेरे को बहुत मेहनत लगी है, एक टॉपिक मैंने कंप्लीट भी कर लिया है जो कि मैं कल पढ़ाऊँगी। ठीक है, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।